जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस डिफरेंस क्लासेस में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी द्विघात समीकरण। और इस क्लास में हम लोग बेसिक से हाई लेवल के कंसेप्ट को जानेंगे और एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता क्या है, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें हो जाए जो आपको प्रेरित करेंगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं, आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। किसी भी काम को करने से पहले हमें आगाज करना होगा, यानी शुरुआत करना होगा। यदि हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आगे अपने लक्ष्य के प्रति कैसे सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको आगाज करना पड़ेगा। आगाज करके मेहनत करनी पड़ेगी, उसके प्रति निरंतर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं, ठीक है। चलिए एक मिनट। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि लीनियर वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी रैखिक समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, रैखिक समीकरण। और उससे भी पहले आपको जानना पड़ेगा समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, तो पहले जैसे x प्लस वाई बराबर में हमने 2 लिख दिया, ठीक है। x प्लस वाई बराबर में 2, तो ये क्या कहलाएगा, एक समीकरण कहलाएगा, ठीक। और एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी व्यंजक। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ऐसे केवल लिख कर दे दे, बराबर उसमें ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, यानी एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण, यानी इक्वेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी बहुपद। जैसे एक से अधिक पद किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी व्यंजक में एक से अधिक पद आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। मतलब बहुत सारे व्यंजक आ जाएंगे तो क्या हो जाए, उसको बहुपद बोल देते हैं, ठीक। और क्या होता है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होता है, जैसे इक्वेशन में हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, वैसे इनइक्वलिटी में हम लोग बड़ा या छोटा इनइक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें इनइक्वलिटी इज इक्वल टू भी लग जाता है, ठीक। जैसे x माइनस वाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। ये सब क्या है, इनइक्वलिटी है, यानी इनइक्वल मतलब बराबर नहीं, ठीक है। समीकरण क्या होता है, जिसमें बराबर आ जाता है। कोई भी व्यंजक जो दिया रहता है, अगर बराबर के एक्सप्रेशन मतलब कोई भी व्यंजक हो, उसमें अगर बराबर का चिन्ह दिखाई दे दे तो क्या होता है, इक्वेशन होता है। और जिसमें बराबर नहीं होता है, जैसे 2x प्लस 3y हो जाएगा, ये बराबर किसी के बराबर ना दे, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जिसमें बराबर आ जाए उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। और बहुपद क्या होता है, एक से अधिक पद का आ जाना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा, यानी बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इन सब चीजों को जानने के बाद अब हम लोग को जानना होगा कि क्या जानना होगा,
बताइए। चलिए, इनइक्वालिटी हो गया, आप लोग को समझना पड़ेगा इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ठीक, एक्सप्रेशन और क्या था, पॉलिनोमियल। इन चारों चीज़ों में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। क्या आती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्त? यानी रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे x प्लस वाई बराबर में 7 आ गया, ठीक। इस ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यानी क्या होता है? वेरिएबल यानी चर। वेरिएबल यानी चर। वेरिएबल जिसका मान क्या होता है? इंडेफिनिट रहता है, जिसका मान निश्चित नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें देखो एक्स है और वाई है, दो चर आ गए कि नहीं? दो वेरिएबल आए ना, एक्स और वाई। तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो लीनियर हम लोग क्यों बोल रहे हैं? लीनियर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? एक है। एक्स का भी पावर एक है, वाई का भी पावर है। जिस व्यंजक का, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 7 आ जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका अगर डिग्री पूछा जाए इक्वेशन का तो क्या होगा? 2 होगा। जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम लोग पूरे इक्वेशन का डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 2। जो पावर होगा उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो अगर 1 रहता है पावर तो क्या होता है? रैखिक होता है। अगर 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अगर मान लो इसका, मान लो एक्स क्यूब प्लस 7 आ जाएगा बराबर में 0, ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किस? क्योंकि इसमें केवल एक्स क्यूब है, ना ही वाई है, ना ही जेड है, कुछ भी नहीं है, बस एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसमें क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा आप लोगों को कि रैखिक समीकरण क्या होता है। क्वाड्रेटिक समीकरण को अभी बताया था आप लोग, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जानिए इसको। द्विघात समीकरण क्या होता है? कोई भी जो इक्वेशन दिया रहे, किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट जो पावर है या डिग्री है वो 2 हो जाती है, जो हाईएस्ट जो पावर होगा अगर वो 2 होगा, वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0 लिखते हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 2 से बड़ा है ना, तो हाईएस्ट जो पावर होता है वही हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा? इसमें कौन कितने वेरिएबल है? इसमें केवल एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही हमने बात किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है? एक्स और वाई है। दो ही वेरिएबल की बात की जा रही है ना, दो वेरिएबल की बात की जा रही है, एक एक्स है एक वाई है। तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 है। इसका भी पावर 2 है, तो एक्स का भी पावर 2 है, वाई का भी पावर 2 है। तो जो पावर होता है वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। 2 अगर पावर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात की जा रही है, एक्स और वाई की, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम लोग शुरू करते हैं, जो आपके एग्जाम लेवल में आएंगे, जो कि मतलब अब कंसेप्ट शुरू करेंगे हम लोग। तो
चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है समझ गए हम लोग। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है स्टैंडर्ड, अरे यार गलत हो जा रहा है स्पेलिंग यार, स्टैंडर्ड यानी मानक रूप, स्टैंडर्ड। थोड़ा लिखने में पेन से दिक्कत होने लगती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ले तो बराबर हट जाएगा और क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जिसमें बराबर लग जाता है वो इक्वेशन बन जाता है यानी समीकरण, और जिसमें बराबर नहीं लगा रहता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 है। ठीक है, तो ए और बी और सी क्या है, वेरिएबल है। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है। ए और बी क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे एक शर्त होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ए इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ए इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये यहाँ पे देखिए, अगर ए का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का भी मान 0 हो जाएगा, यानी जो पावर वाले, जो दो पावर वाली जो वैल्यू है वो उसका मान 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा लीनियर इक्वेशन बचेगा। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन बचेगा तो लीनियर समीकरण हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है, ए का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था हमारा, एक्स का गुणांक था यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या था हमारा, कांस्टेंट यानी अचर राशि कह सकते हैं, यानी जिसकी मान निश्चित होता है। कांस्टेंट में आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मूल की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल की, मूल क्या होता है, मूल मतलब रूट्स, रूट्स यानी मूल क्या होता है समझिए। मूल क्या होता है, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जो वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या मान हो जाए, एक्स की जगह पे क्या मान रख दे कि उसका मान क्या हो जाए, ये जो बराबर है, जो बराबर के इधर लगा है उसके मान के बराबर हो जाए, यानी जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर दे, एक्स के वह मान जो जो वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन का हम रूट्स पूछे तो क्या हो जाएगा, रूट्स पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, यानी x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे कि जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, तो अगर हम x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी, यानी लीनियर इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स का मतलब क्या हुआ, वह मान जो वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे।
ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दो, वही क्या होता है हमारा रूट्स होता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया, रूट्स हो गए हमारे। तो यहाँ पे आपको ये बात जाननी होगी कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसके रूट्स कितने होते हैं, एक होता है। जितने पावर होते हैं, जितने मतलब यहाँ पे x +2 बराबर में 0 है, यहाँ पे कितने पावर है, एक ही पावर है ना, मतलब इसका हाईएस्ट जो पावर है वो एक है, तो उसके उतने ही रूट्स निकलेंगे। यहाँ पे केवल x बराबर -2 ही, यहाँ पे केवल एक ही मान होगा, ना कि 2 होगा ना कि 4 होगा। यहाँ पे जब तक -2 नहीं रखेंगे तब तक इसका मान 0 नहीं होगा। इसके अलावा दुनिया का कोई भी अंक रख देंगे तो 0 नहीं होगा, ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मूल नहीं हो पाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन में केवल एक रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने पावर होते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितने पावर है, 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, केवल 2 होगा। इसके जो वैल्यू होंगे 2 होंगे। अगर एक्स क्यूब की बात की जाए, मान लो ये एक्स क्यूब प्लस 169 बराबर 0 है, तो इसका जो मान होगा x का वो 3 होगा, क्योंकि पावर 3 है। यानी जितने हाईएस्ट जितने पावर आते हैं उतने ही रूट्स होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। x² + bx + c बराबर में 0 है। ठीक है, तो इसके कितने मूल निकलेंगे, क्योंकि 2 पावर है तो इसके 2 मूल निकलेंगे। यानी एक मूल को हमने मान दे दिया अल्फा और एक मूल को हमने मान दे दिया बीटा। एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। अल्फा का जो मान होता है, हम इस इक्वेशन से पहले x का मान निकालते हैं। x का जो मान ही होता है वही हमारा मूल होता है, तो आपको पता होगा ना, जो x का मान होता है वही हमारा मूल होता है। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू की बात की जाए तो क्या होता है, सीधा चाहे सब निकालेंगे तो -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। ठीक है, ये जो x बराबर में -b + -b² - 4ac अंडर में अपान में 2a है, तो यही क्या हो जाता है, x का मान हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अल्फा जो होगा कोई भी मान हो सकता है। अल्फा का मान प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही क्या होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा का मान हम लोग मान लेते हैं -b + √b² - 4ac है। ठीक है, अपान में 2 है। और बीटा का जो मान है वो क्या हो जाएगा, -b - √b² - 4ac अपान में 2 है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमने अपने लिए सुविधा के लिए रखा है। जरूरी नहीं है कि जो प्लस में लिखा गया है वो अल्फा ही होगा और जो माइनस में लिखा गया बीटा, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पे आधार पर होगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा हो जाता है। और ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने रूट्स की बात कर ली, अब सम ऑफ रूट्स देखेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। रूट्स हमारे इक्वेशन के, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, इसके हमने मूल क्या निकाले थे, एक अल्फा था एक बीटा था। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूल हमारे अल्फा और बीटा है, तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा होगा। ये हमारे किस चीज के बराबर होता है, -b अपान में a के बराबर होता है। -b अपान में a के बराबर होता है। -b यानी b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b अपान में। और प्रोडक्ट ऑफ मूल क्या होता है, यानी मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। मूल हमारे क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो अल्फा इंटू बीटा को पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपान में a हो जाएगा।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, हमारा अल्फा और बीटा निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, डिस्क्रिमिनेंट यानी विभवांतर। विभवांतर यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी। इसको हम लोग किसी से नापते हैं, डी। अभी हमने पढ़ा था x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, तो जो d होता है यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी विभवांतर, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो d होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को याद रखिए, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d जो है बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, d की वजह से हम लोग को रूट्स का नेचर पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जो डी वो क्या है, अंडर रूट में है। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान में 2a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। चलिए लिख लिए। जो d होता है, जो d होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का जो मान होगा, d का जो अगर मान होगा, d अगर निगेटिव हो जाता है, यहाँ पे हमने अगर d के जगह पे माइनस लगा दिया, यानी जो d का मान है यहाँ पे x माइनस प्लस बी, यहाँ पे माइनस डी। ठीक है, जो d का मान अगर अगर यहाँ पे निगेटिव में आ गया, देख रहे हैं ना कि निगेटिव में आ गया, तो अंडर रूट में निगेटिव आ गया, तो अंडर रूट में निगेटिव आ गया तो ये तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना। जैसे अंडर रूट माइनस 3 हो जाएगा, अंडर रूट माइनस, जो d का जो मान आएगा वो माइनस में रहेगा, अंडर रूट माइनस 3, अंडर रूट माइनस 4, ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो अगर d का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, अगर निगेटिव में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो क्या ही बात है, वास्तविक हो जाएगा यानी रियल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है देखिए, जो डी होता है वही नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है, यानी जो मूलों की प्रकृति, प्रकृति यानी वो क्या है, प्रकृति यानी क्या है, वो आपस में बराबर हैं, बड़े हैं, वास्तविक हैं कि काल्पनिक है, क्या होगा, डी से ही डिसाइड होगा। ध्यान से देखिए, डी से ही डिसाइड होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि बताइए, इक्वेशन दे देगा और बताइए कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, या फिर पूछ देगा कि ये इसके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे बताइए, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा। ठीक है, अगर डी का मान निगेटिव हो जाए यानी जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर d इज लेस देन जीरो, देन व्हाट विल बी हैपन, क्या हो जाएगा हमारा रूट्स, रूट्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव नहीं, सॉरी, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे रूट्स जो होंगे काल्पनिक होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, अगर जो d का मान होगा अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा तो यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी व्हाट, रियल यानी वास्तविक। ओके, अब अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, अगर बराबर हो जाएगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। डी बराबर में जीरो रहेगा तो सबसे पहले तो वो रियल होगा,
ठीक है, रियल के साथ साथ क्या हो जाएगा, बराबर भी होगा, यानी इक्वल भी होगा, यानी जो अल्फा और बीटा है उसके मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अल्फा का मान 4 है तो बीटा का भी मान 4 ही होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो डी इज, आप लोग को अब रूट्स निकालने क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स आप लोग को निकालने आ जाएगा। ठीक है, आप बता देंगे कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है कि बराबर है, ये हम लोग किस चीज़ का डिसाइड करते हैं, डी से डिसाइड करते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर डी ऐसा कंडीशन देते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, डी का जो मान है 0 से या तो बड़ा है, या तो नहीं, 0 से बड़ा और बराबर है। ठीक है, डी का मान जो है क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूट्स जो हमारे क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और डी इज लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स क्या होंगे हमारे, रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर रियल एंड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी तो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स जो हमारे इमेजिनरी होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये होता है डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी है। अगर डी इज लेस देन 0 और इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स क्या होंगे हमारे इमेजिनरी और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग बस अब इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के और बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे क्वालिटी इक्वेशन में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, आपको सबसे पहले हमने बताया था कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इन चारों में आपको अंतर करने आ गया होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल क्या था जिसमें बहुत सारे पद आ जाए। ठीक है, और ये क्या था, एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें बड़ा कोई बहुत सारे पदों का जो मेल होता है वो व्यंजक हो जाता है, जिसमें बराबर नहीं लगता है, जिसमें बराबर आ जाता है वो इक्वेशन हो जाता है, और जिसमें बराबर ना की जगह पे इक्वलिटी का चिन्ह आ जाए, इनइक्वलिटी का, तो इनइक्वलिटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात किए थे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, यानी जिसमें हम लोग जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा उसका लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अगर 2 हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक, 3 हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूलों को डिसाइड किया, तो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद स्टैंडर्ड रूप को हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ए क्या है, बी क्या सी है, ये सब जाना था। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके मूलों के बारे में हमने जाना था कि मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा का मान क्या होता है, बीटा का मान क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमने जान लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने जान लिया। फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने जान लिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से क्या अंतर पड़ता है, यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक, तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियो के लिए, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।